इस पर आप लोग खड़े उतरने को पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए अभिषेक, मैं देख रहा था अभी आतिशबाजी को, रंग अबीर गुलाल उड़ते हुए। मुझे ये समझ में नहीं आया हंगामा क्यों है बरपा साहब। जमानत ही मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। चलिए, आज जमानत मिली, उसमें उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने भी कुछ टिप्पणियां की और जमानत मिल गई आज उनको और वो जेल से बाहर आ गए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को शुभकामनाएं हैं, एक अच्छे वातावरण में डिबेट हो। और हमारा ये मानना है कि इस जजमेंट को देखना है तो एक और जजमेंट था 3 मई 2024 का, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति नवनीत जी का। उसमें WPCR 68 ऑफ 2024, उसमें भी कुछ टिप्पणियां की गई थी, पर जस्ट 10-20 सेकंड में वो टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। वो डबल बेंच ने टिप्पणी की थी कि जो ईडी की प्रारंभिक कार्रवाई है वो सही है। डबल बेंच ने यह भी टिप्पणी की थी कि जो ईडी को प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी हैं मामले में आगे बढ़ने के लिए। डबल बेंच ने यह भी टिप्पणी की थी कि 36 लाख जो दिल्ली के आवास में मिले थे मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, और उसको लेकर उन्होंने दलील जो दी थी कि माता पिता के इलाज के लिए किए गए थे, वो असमर्थनीय है। और इन्होंने ये भी टिप्पणी की थी, इस ऑनरेबल डबल बेंच की ये भी टिप्पणी थी कि भाई ये जो प्राइमा फैसी जो मामला है उसमें ये मामला साबित होता दिख रहा है, ईडी आगे बढ़े। तो ये दो अलग अलग जजमेंट है। बस मैंने ये जी सिंगल बेंच की टिप्पणी भी है। सिंगल बेंच में जो टिप्पणियां हैं उसके बारे में मैं आपको पंजाब हाई कोर्ट का एक जजमेंट साइट करता हूं। रंजीत सिंह और ब्रह्मजीत सिंह का आप जो जिक्र कर रहे हैं, नहीं, मैं जस्टिस फतेहदीप सिंह जी का जजमेंट जिक्र कर रहा हूं, जिसमें साफ है। और मैं एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। ऑब्जर्वेशन इन ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेरिट ऑफ द केस। यानी जो बेल में आप जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये उच्च न्यायालय का जजमेंट था, पंजाब उच्च न्यायालय का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो जो भी टिप्पणियां रहती हैं वो लिमिटेड एक उसका तो ये तो सर डबल बेंच पे भी लागू होता है। नहीं, डबल बेंच का नहीं, बेल था। देखिए, वो अरेस्ट को चैलेंज हुआ था और ये बेल का मैटर था। हमारा नहीं कहना, हमारा कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज खुशी का दिन है। चलिए ठीक है। और जो आपने वन नेशन बड़ा चेहरा बाहर निकल के आया, कंपटीटर सामने है और चुनावी दस्तक भी हो चुकी है। अभी हेमलाल जी ने बताया कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकता है, टक्कर जबरदस्त रहेगी। वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट था, ये तो एक अच्छी बात है कि मैं मुख्य प्रतिपक्ष के प्रवक्ता को देख रहा था। माफ कीजिएगा, प्रतिपक्ष वो केंद्र में कहते कहते यहाँ भी आदत हो गई। सत्ताधारी दल के सबसे प्रमुख दल के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है, हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। तो चुनाव कभी भी इलेक्शन कमीशन करे, और ये तो हम लोगों का लाइन हुआ करता था, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन में 24/7 365 तैयार रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। तो इलेक्शन कभी भी हो जाए साहब, हमारी मुकम्मल तैयारी है। इन्होंने तमाम स्थानीय मुद्दों को मुद्दा बनाकर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। फिर भी ठीक है, 5 आदिवासी सीटों पर जरूर हम पीछे रहे। एक सीट किसी के पाले भी जा सकती थी, 22,000 का मार्जिन था। लेकिन अगर आप टोटलिटी में देखें तो एक दूसरा नैरेटिव को क्यों भूल जाते हैं कि जो ओबीसी डोमिनेटेड एरियाज हैं या दूसरे कास्ट के डोमिनेटेड एरियाज हैं, एससी डोमिनेटेड एरियाज हैं, और उन क्षेत्रों में एसटी की भी अच्छी संख्या है। ऐसे 52 सीटों पर साहब हम आगे थे। और सत्ताधारी गठबंधन जिसके पास 47-48 विधायकों का समर्थन है, वो 27 सीटों पर सिमट गया। तो इसको एक टोटलिटी में इसको भी देखना चाहिए। सिर्फ 5 आदिवासी सीट का नैरेटिव ये ठीक नहीं लगता। आप ओबीसी, एससी और उस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के भी इसको देखें, जिन्होंने हमें 52 सीटों पर बढ़त दिलाई। बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है, कभी भी चुनाव करा ले, हम बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं।